नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ज्योग्राफी सेंटर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हम बेसिक ज्योग्राफी को लेकर के और एक सीरीज चला रहे हैं और साथ ही साथ वुमेन ज्योग्राफी की CUET सीरीज भी चला रहे हैं। आज बेसिक ज्योग्राफी को लेकर के मैं दूसरी क्लास या नेक्स्ट क्लास को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज की इस क्लास के अंदर हम पृथ्वी की उत्पत्ति की एक संकल्पना पर डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने कांट की वायवीय राशि संकल्पना पर डिस्कस किया था। इस क्लास के अंदर हम लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना पर चर्चा करेंगे। हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, और पृथ्वी की उत्पत्ति में आज हम देखेंगे लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना। न्यायिका परिकल्पना, न्यायिका परिकल्पना या नेबुला थ्योरी जिसको कहते हैं। देखो, न्यायिका की बात पूर्व में कांट ने भी की है। बड़े एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता, मैंने पिछली क्लास में बताया था, कौन न्यायिका परिकल्पना से संबंधित नहीं है। कई बार हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि न्यायिका परिकल्पना तो केवल लाप्लास नहीं दी है, तो न्यायिका का संबंध तो केवल लाप्लास से ही होगा। इट इज रॉन्ग। न्यायिका परिकल्पना अलग है और न्यायिका शब्द अलग है। तो न्यायिका शब्द कांट ने भी यूज किया है, लाप्लास ने उसको थ्योरी के रूप में बांधा है। तो लाप्लास ने जो थ्योरी दी है वो न्यायिका परिकल्पना है। न्यायिका क्या है, ये चीज जब हम पहले क्लियर कर दें, क्योंकि वर्तमान में भी इसको लेकर के कंसेप्ट है। तो न्यायिका एक प्रकार का गैसीय पुंज है। सिंपल शब्दों में कहूं तो ये गैसों के विशालकाय बादल है। तो गैसीय पुंज न्यायिका है। इसी न्यायिका से सौरमंडल पैदा हुआ। हाइपोथेसिस है अलग अलग प्रकार की, सौरमंडल, आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड, ये सब इन्हीं से पैदा हुए माने जाते हैं। तो नेबुला ये बीज है, इसी बीज से पौधे बने। तो लाप्लास ने 1796, ये आपको याद रखना है सन। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ केवल मैं जो पढ़ा रहा हूं, केवल आपको कंसेप्चुअल चीजें ही नहीं दे रहा हूं, फैक्चुअल चीजें भी दे रहा हूं। फैक्चुअल चीजें हमें लिखनी है, आपको आराम से लिख लेना है। अब ये सीधा सीधा प्रश्न है, लाप्लास ने न्यायिका परिकल्पना कब दी? 1796 में। न्यायिका परिकल्पना किसने दी? लाप्लास ने दी। न्यायिका परिकल्पना से कौन कौन संबंधित है, उसमें लाप्लास का नाम भी आता है। लाप्लास ने एक बुक लिखी थी, अक्सर बड़े एग्जामों में इसको पूछा जाता है, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है, लाप्लास की बुक है। Exposition of the world system। Exposition of the world system, विश्व व्यवस्था, सिंपली हिंदी भाषा में कहें, विश्व व्यवस्था की व्याख्या की। आपको पता होगा कांट का क्रिटिसिज्म हुआ था। यहां आपको तीन बातें याद रखनी है। कांट ने 3 गलतियां की थी और कांट की उन 3 गलतियों को लाप्लास ने सुधारने का प्रयास किया था। तो कांट की वो 3 गलतियां कौन सी थी, 3 भूलें कौन सी थी, जिसको लेकर के और लाप्लास की थ्योरी गढ़ी थी। तो पहली कांट की भूल थी कणों में टकराव से ऊष्मा को उत्पन्न करना। कणों में टकराव से ऊष्मा पैदा होना, ये कांट की बहुत बड़ी भूल थी। कांट कहता है कि कणों में टकराव से ऊष्मा पैदा हुई, लेकिन जो इसकी क्रिटिसिज्म करने वाले विद्वान थे वो कहते हैं कि कणों में टकराव से इतनी ऊष्मा पैदा नहीं हो सकती कि न्यायिका गतिशील हो सके और उसमें केंद्रापसारी बल पैदा हो सके जिससे संलयन निकल सके।
पहला क्रिटिसिज्म तो ये था। दूसरा, विद्वानों ने इसका क्रिटिसिज्म किया टकराव से गति उत्पन्न होने वाले तथ्य पे, टकराव से गति, ये भी इसका क्रिटिसिज्म था। कांट कहता है कि टकराव होने से गति आई, जबकि विद्वान कहते हैं इम्पॉसिबल है, इतनी गति है वो टकराव से पैदा नहीं हो सकती। और तीसरा, आकार में वृद्धि और गति में वृद्धि का साथ साथ होना। तीसरा, वो कहता है कि एक तरफ न्यायिका के आकार में वृद्धि हो रही थी, साथ ही साथ गति में भी वृद्धि हो रही थी। अब ये चीजें आपस में विरोधाभासी है। मैंने पूर्व की क्लास में भी बताया कि भाई किसी भी पिंड का आकार बढ़ेगा तो उसकी गति बढ़ नहीं सकती, ये डेफिनेट है, उसकी गति घटेगी। तो आकार में बढ़ने के साथ गति में बढ़ना, ये तीन चीजें थी जो कांट की गलत थी और इसी वजह से कांट की थियरी चर्चित नहीं हो पाई। अब कांट की इन तीन चीजों पे संशोधन किया, यहीं से लाप्लास की परिकल्पना शुरू होती है कि लाप्लास ने संशोधन क्या किया। तो लाप्लास ने संशोधन ये किया कि जो पहला क्रिटिसिज्म था उसमें न्यायिका इतनी तप्त नेबुला कैसे बन गई, हेवी टेम्परेचर के कारण नेबुला बनी थी। कांट यही तो कहता था कि पहले जो ठोस कण थे, आद्य निर्मित देव कण थे, वो ठोस थे, शीतल थे, फिर वो इतने तप्त हुए कि वो गैस में परिवर्तित हो गए। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो लाप्लास ने क्या किया, लाप्लास ने इस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए उसने ये कह दिया कि ब्रह्मांड के अंदर पहले से ही तप्त गैसीय न्यायिका विद्यमान थी। तो वो पहले से ही कह देता है कि तप्त न्यायिका पहले से ही विद्यमान थी, और यही लाप्लास की आलोचना है। यानी ये बात ही लाप्लास की आलोचना भरी बात है। तो तप्त न्यायिका पहले से ही थी। अब इस क्रिटिसिज्म से तो लाप्लास बच गया कि भाई कणों के अंदर टकराव होना, उससे ऊष्मा पैदा होना, उससे न्यायिका बनना। वो कहता है ऐसा नहीं हुआ, इस ब्रह्मांड के अंदर पहले से ही तप्त न्यायिका मौजूद थी। दूसरी बात वो कहता है कि न्यायिका प्रारंभ से ही गतिशील थी, ये गति की बात करता है। कांट कहता है कि टकराव से गति आई, जबकि लाप्लास कहता है कि ये न्यायिका पहले से ही गतिशील थी। क्लियर? दोनों क्रिटिसिज्म से बच गए। हालांकि ये चीजें बाद में इसके क्रिटिसिज्म का कारण बनी, बाद में यही चीजें लाप्लास के क्रिटिसिज्म का कारण बनी थी, लेकिन लाप्लास पहले इन चीजों से बच रहा है कि टकराव में गति, ये कांट कहता है, लेकिन ये कहता है वो पहले से ही गतिशील थी। तीसरी बात ये कहता है कि आकार में वृद्धि और गति में वृद्धि कांट कहता है, जबकि लाप्लास ऐसा नहीं कहता है। लाप्लास कहता है कि जैसे जैसे गति बढ़ती गई वैसे वैसे न्यायिका सिकुड़ती गई। ये बात बिल्कुल सही है, गति बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो न्यायिका सिकुड़ेगी। तो वो कहता है कि जैसे जैसे गति में वृद्धि होती है, जैसे जैसे गति में वृद्धि होती है तो ऊपरी भाग का तापमान गिरता है। ध्यान रखना, मैंने एक शब्द यूज किया है, ऊपरी भाग का तापमान गिरता है, और ऊपरी भाग का तापमान गिरेगा तो न्यायिका में संकुचन आएगा। न्यायिका में संकुचन आएगा। तो न्यायिका संकुचन की बात करता है, नहीं कि न्यायिका के आकार में वृद्धि की। तो ये तीन चीजें हैं जो इनका क्रिटिसिज्म थी, वो उससे है वो लाप्लास बचता है। अब लाप्लास कहता क्या है? लाप्लास कहता है कि अति प्राचीन समय में एक तप्त न्यायिका थी, उसको उसने एक बहुत बड़ा पिंड बताया था। तो लाप्लास की थ्योरी यहां से शुरू होती है कि अति प्राचीन काल के अंदर ब्रह्मांड के अंदर एक तप्त गतिशील न्यायिका थी। तप्त गतिशील न्यायिका थी। क्लियर? ये एक प्रकार का उसने महापिंड बताया है। फिर वो कहता है कि इस तप्त गतिशील न्यायिका में गति में वृद्धि होने से उसके ऊपरी भाग का तापमान कम होता है। जैसे ये कहा है उसने, गतिशील होने से तापमान गिरता है। और फिर वो कहता है कि तापमान के गिरने से उसमें शीतलन आता है और संकुचन होता है। तो अगला कंसेप्ट वो कहता है कि तापमान गिरा, क्यों गिरा?
क्योंकि गतिशील न्यायिका में गति में वृद्धि हुई तो ऊपरी भाग का टेम्परेचर गिरेगा, और जैसे ही तापमान गिरा तो उसमें संकुचन आया। और आपको पता है कि जब संकुचन आएगा तो क्या होगा, तो उसमें टूटाव आएगा, बंकन आएगा। तो आगे वो कहता है कि जैसे ही उसमें संकुचन पैदा हुआ तो मध्यवर्ती भाग है वो उभरने लगा, गति के कारण उष्मा ह्रास होता है, और बहिर्वर्ती भाग है वो बहुत ज्यादा शीतल हो जाता है। यहां ये ध्यान रखना, मैं एक थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता दूं। जैसे ये न्यायिका थी, मध्यवर्ती भाग में उभार की बात तो ये भी करता है कि इस मध्यवर्ती भाग में उभार आया, ये भी कहता है मध्यवर्ती भाग में उभार आया। लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने से नीचे वाला भाग ये तो रहा द्रवित अवस्था में, और इस भाग का संकुचन होने लगा, ये भाग नजदीक खिंचकने लगा, ये भी भाग नजदीक खिंचकने लगा। ये संकुचित अवस्था है, ये अवस्था संकुचन की अवस्था है। और संकुचन क्यों हुआ, संकुचन हुआ टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर के घटने से। अब वो कहता है कि जैसे जैसे संकुचन होता गया तो ये जो मध्यवर्ती भाग है ये तो अभी भी द्रवित या गैसीय अवस्था में था, ये भाग आ गया ठोस अवस्था में। इस भाग का ये भाग घूर्णन में सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। समझ में आ गई बात क्या, कि ये शीतल हो गया, ये अभी भी गैसीय या द्रवित अवस्था में रहा, तो जब ये अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही थी न्यायिका तो इस भाग के साथ ये भाग सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। ऐसी कंडीशंस में इस भाग का टूटना स्वाभाविक था। फिर वो आगे कहता है कि जैसे जैसे गति बढ़ती गई तो केंद्रोपसारी बल काम करने लगा। यहां ये भी केंद्रोपसारी बल की बात कर रहा है, केंद्रोपसारी बल की बात करता है। केंद्रोपसारी बल क्या, केंद्र से बाहर धकेलने वाला, सेंट्रिकुलर फोर्स जिसको कहते हैं, सेंटर से बाहर की तरफ पदार्थों को धकेलने वाला बल क्या है। और इस बल के कारण लाप्लास कहता है कि न्यायिका के मध्यवर्ती भाग, मध्य भाग जिसको हम विषुवतरेखीय या भूमध्य क्षेत्र कह सकते हैं पृथ्वी के संदर्भ में, इसी तरीके से न्यायिका के संदर्भ में भी ये मध्यवर्ती भाग हो सकता है। तो मध्य भाग था वो भारहीन होने लगा, क्योंकि केंद्रोपसारी बल के कारण उन पदार्थों को बाहर धकेला जा रहा था, तो उसका सेंटर पर भार नहीं पड़ रहा था। और कोई भी पदार्थ जब मध्य भाग से भारहीन हो जाता है तो लाप्लास कहता है कि उसमें उठाव आया। उठाव आया मतलब उसमें उभार आया। तो अगली थ्योरी वो क्या कहता है कि ये तप्त गतिशील न्यायिका थी जिसका मध्यवर्ती भाग और बाहर का भाग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा था। ऐसी कंडीशन में केंद्रोपसारी बल के कारण बाहरी भाग के अंदर उभार आया, और ये उभरा हुआ भाग है उनमें से एक सल्ला बाहर निकला। बड़ी गजब की बात लिखी इसने कहा कि जो भाग ऊपर उठ रहा था, कठोर हो रहा था, जो शीतल हो रहा था, वो शीतल कठोर भाग जैसे ही ऊपर उठा तो उसमें से एक सल्ला बाहर निकला। केंद्रोपसारी बल के कारण मध्यवर्ती ऊपर उठे हुए भाग से सल्ला टूटकर अलग हुआ। ये बात कांट और इससे मिलती है, लेकिन कांट में और इसमें एक फर्क है। ये कहता है कि मध्यवर्ती भाग के उभार आने से जो सल्ला टूटकर अलग हुआ था उसकी क्वांटिटी मात्र 1 थी, यानी एक ही सल्ला टूट करके अलग हुआ था। जबकि कांट कहता है कि 1 by 1 9 छल्ले टूट करके अलग हुए थे। ये कांट में और इनमें वेरिएशन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो मध्यवर्ती भाग के भारहीन होने से जो उठाव आया था उस उठाव से टूटा हुआ एक भाग, एक सल्ला बाहर निकला। और फिर वो जो लाप्लास है वो ये कहता है कि इसी सल्ले के 9 छोटे छोटे टुकड़े हो गए। इस एक ही सल्ले के 9 टुकड़े हुए, और ये 9 टुकड़े हैं वो 9 ग्रह बने।
ये कंसेप्ट कांट से अलग है। बाकी नेबुला की बात कांट भी करता है, नेबुला की बात ये भी करता है, लेकिन उसी नेबुला से 9 सल्ले पैदा कर रहा है कांट, जबकि लाप्लास एक ही सल्ला पैदा कर रहा है। और इस एक सल्ले के 9 टुकड़े होते हैं और फिर वो 9 टुकड़े 9 ग्रहों के नाम से जाने जाते हैं। तो फिर इस कंसेप्ट में, इस परिकल्पना में संशोधन भी किया गया रोशन नाम के विद्वान ने, इसमें संशोधन किया था, इसको भी याद रखना। मध्य 19वीं शताब्दी में संशोधन किया किसने? रोशे ने। और रोशे ने इस बात को नेग्लेक्ट कर दिया कि सल्ला एक नहीं था बल्कि 9 अलग अलग सल्ले पैदा हुए थे, 9 अलग अलग सल्ले पैदा हुए थे। ये बात होगी लाप्लास की। देखो लाप्लास का कंसेप्ट क्या है, ये अपन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लाप्लास में और कांट के कंसेप्ट में फर्क क्या है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी जरूरी है। लाप्लास जो बात करता है वो एक नेबुला से ही कंसेप्ट शुरू करता है, जबकि कांट जो बात करता है वो नेबुला से पहले आद्य पदार्थ की बात करता है। तो ये तो होगी इसकी थ्योरी। देखो मूल मैं शॉर्ट में बता दूं थ्योरी क्या है। लाप्लास कहता है कि अति प्राचीन समय में ब्रह्मांड के अंदर एक तप्त न्यायिका मौजूद थी जो गतिशील थी, अर्थात भ्रमणशील तप्त न्यायिका थी। वो कहता है कि धीरे धीरे उस न्यायिका का तापमान अत्यधिक गति के कारण गिरता है और गिरते हुए तापमान के कारण न्यायिका में संकुचन होता है। फिर अगली वो बात करता है कि जब न्यायिका में संकुचन होता है तो केंद्रोपसारी बल के कारण न्यायिका के मध्यवर्ती भाग में उभार आ जाता है और उस मध्यवर्ती भाग में उभार आने से वहां के पदार्थ भारहीन अवस्था में आ जाते हैं और भारहीन अवस्था में आए पदार्थ उस न्यायिका के मध्यवर्ती भाग से, न्यायिका के केंद्रीय भाग से टुकड़े के रूप में टूटने की कोशिश करते हैं। और लाप्लास कहता है कि ऐसा हुआ कि एक समय एक सल्ला टूट करके अलग हो गया और इसी जो एक सल्ला टूट करके अलग हुआ था, इसी सल्ले के 9 टुकड़े हो गए और उससे 9 ग्रह का निर्माण हुआ और जो न्यायिका का अवशेष भाग था उसको वो सूर्य मानता है। और इन्हीं जो 9 टुकड़े हुए थे, इन्हीं टुकड़ों से ग्रहों का निर्माण हुआ और इन्हीं ग्रहों से फिर उपग्रहों का निर्माण हुआ। और उसके बाद संशोधन किया किसने? रोशन ने कहा एक सल्ला नहीं बल्कि 9 सल्ले पैदा हुए। अब इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म देख लें, आलोचना देख लें। लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना हालांकि कांट के बाद ये परिकल्पना बहुत लंबे समय तक स्टैब्लिश रही थी ऑर्गन ऑफ अर्थ की थियरी में, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों में ये काफी स्टैब्लिश थी। लेकिन धीरे धीरे जब साइंटिफिक लॉजिक आने लगे तो इनका भी कई आधारों पर क्रिटिसिज्म किया गया। तो इसका जो क्रिटिसिज्म है वो सबसे पहले इसी आधार पर होगा कि ये न्यायिका कहां से आई, इसके बारे में लाप्लास कुछ नहीं कहता है। नंबर 1 क्लियर हो गया। जिस तरीके से कांट आद्यनिर्मित कणों के बारे में कुछ नहीं कहता है, वैसे लाप्लास न्यायिका के बारे में कुछ नहीं कहता है कि न्यायिका कहां से आई, इसमें उष्मा कहां से आई और गति कहां से आई, इस पर भी वो चुप है। उष्मा और गति कहां से पैदा हुई, वो कहता है ना कि तप्त और गतिशील थी, तो तप्त कैसे हुई और गतिशील कैसे हुई, इसके संदर्भ में वो कोई बात नहीं करता है। और कोणीय संवेग की आलोचना जो कांट की हुई थी वो सेम टू सेम इसकी आलोचना हुई। कोणीय संवेग में भी ये फेल है। कोणीय संवेग नियम के अनुसार जो मूल पिंड होता है उसका कोणीय संवेग तो ज्यादा होना चाहिए, तो मूल पिंड तो न्यायिका से सूर्य रहा, जबकि सूर्य का कोणीय आवेग 2% है टोटल सौरमंडल का, जबकि बाकी वाले ग्रहों का कोणीय आवेग वो 98% है, इसलिए ये कोणीय संवेग के नियम पर भी सही नहीं हो सकती है। एक कुछ विद्वान क्रिटिसिज्म करते हैं कि 9 सल्ले ही क्यों बने, हालांकि ये प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्रिटिसिज्म है, 10 क्यों नहीं बने, 8 क्यों नहीं बने, इसके पीछे क्या लॉजिक था। फिर इसने एक चीज और बताई है कि जब वो जो न्यायिका थी उसका संकुचन हुआ, उससे एक सल्ला अलग हुआ, उसके बाद न्यायिका के अंदर सल्ले बनने की प्रक्रिया रुकी क्यों, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है।
कि बाद में सल्ला अलग क्यों नहीं हुआ, बाद में सल्ला क्यों नहीं बना, ये क्रिटिसिज्म है। और कुछ विद्वान कहते हैं कि यदि उस नेबुला का अवशिष्ट भाग सूर्य बना तो सूर्य में भी आज भी ऐसा ही होना चाहिए, उसमें भी केंद्रोत्सारी बल के कारण मध्यवर्ती भाग में उभार आना चाहिए और वो पदार्थ बाहर ही होकर के अलग हो जाने चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्रिटिसिज्म बन गई कि बाद में सल्ले क्यों नहीं बने। और एक चीज इसने और बताई कि वो न्यायिका गैसीय थी और आज जो ग्रह बने वो ठोस है। इसका मतलब गैसीय से ठोस में आने में एक कंडीशन तो ऐसे आई होगी कि जब वो मैटर द्रवित अवस्था में आया होगा, यानी इसका मतलब ग्रह कभी द्रवित रहे होंगे, ग्रह कभी द्रवित अवस्था में रहे होंगे। और यदि ग्रह कभी द्रवित अवस्था में रहे हैं तो फिर परिक्रमण और परिभ्रमण इम्पॉसिबल है। द्रवित पिंड का परिक्रमण परिभ्रमण नहीं हो सकता। बहुत अच्छी आलोचना होगी, ध्यान से सुनना। उस गैसीय न्यायिका से ठोस ग्रह बने हैं तो गैस से ठोस में सीधा परिवर्तन तो नहीं हुआ, किसी समय ये पिंड द्रवित अवस्था में आए होंगे। यदि पिंड द्रवित अवस्था में आए थे तो द्रवित अवस्था में किसी भी पिंड का परिक्रमण और परिभ्रमण नहीं रहा होगा, और ऐसा इस सौरमंडल के साथ नहीं हो सकता। तो इस कंसेप्ट को भी वो लाप्लास क्लियर नहीं कर पाया। और एक उसका क्रिटिसिज्म होता है उपग्रहों की परिभ्रमण दिशा, एक उसका क्रिटिसिज्म उपग्रहों की परिभ्रमण दिशा को लेकर के होता है। देखो उपग्रह किससे बने, ग्रहों से बने। लाप्लास का कंसेप्ट तो यही है, ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस जो मूल ग्रह है वो जिस दिशा के अंदर परिभ्रमणशील रहता है उसके उपग्रह उन्हीं दिशा के अंदर गतिशील होने चाहिए। भाई नेबुला थ्योरी के हिसाब से देखें तो ग्रह जब बने उनका जो परिभ्रमण पथ था, परिक्रमण पथ था, उनकी जो डायरेक्शन थी परिक्रमण की, वही डायरेक्शन उनके उपग्रहों की होनी चाहिए इस थ्योरी के हिसाब से। उस समय लाप्लास ने तो इस पर कोई बात, इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। लाप्लास ने तो ये मान लिया होगा कि जिस दिशा के अंदर ग्रह गति कर रही हैं, परिभ्रमित हो रही हैं, घूम रही हैं, उसी दिशा के अंदर उनके उपग्रह घूम रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि शनि और बृहस्पति के ग्रह, शनि और बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वो उनकी मूल दिशा में परिभ्रमण नहीं करते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि एक आलोचना यह है कि न्यायिका थ्योरी के अनुसार उपग्रहों का परिभ्रमण पथ वही होगा, परिक्रमण पथ वही होगा जो उनके मूल ग्रहों का है, लेकिन शनि और बृहस्पति के उपग्रहों की उल्टी परिक्रमण गति या परिभ्रमण पथ ये स्पष्ट करता है कि लाप्लास ने इस कंसेप्ट को सही तरीके से नहीं समझाया है कि ऐसा क्यों हो सकता है। तो ये हो गया इसका क्रिटिसिज्म और ये हो गई लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना। नेक्स्ट अपन अगले चैप्टर को लेकर के आपके बीच में उपस्थित